कोई चीज़ समझ ना आई हो। तो हम एक्स ऑफ जीरो के इक्वल बता दो। ज़ीरो किसको ज़ीरो के बराबर लिखना है? सॉरी, इसको मैंने उल्टा कर दिया। एक्स ऑफ जीरो के इक्वल वीक 14। मिल रहा। लास्ट में मैम हम जब f1 ऑफ k की इक्वेशन लिख लेते तो हम उसे x ऑफ जीरो के इक्वल कर लेते वो एक्स ऑफ ज़ीरो के इक्वल कर रहे थे। एक्स ऑफ ज़ीरो के अच्छा, कुछ इस तरह की चीज़ कर रहे थे हम कि हमारे पास यहाँ पे मतलब एक्स जो टाइम डोमेन सिग्नल है उसके कंपोनेंट से और इनको जॉइन करने से, जॉइन से मुराद ये है कि इसके मुख्तलिफ कंपोनेंट्स को इस्तेमाल करने से हमारे पास कुछ इंटरमीडिएट कंपोनेंट्स आ रहे थे, ठीक है, सच दैट दिस कंपोनेंट, ठीक है। अब इनको मज़ीद जॉइन करने से हमारे पास जैसे यहाँ पे एक्स ऑफ ज़ीरो आया था, तो क्या आपके सवाल का मतलब ये है कि ये जो एक्स ऑफ ज़ीरो है हमारे पास ये इन कंपोनेंट्स को यूज़ करते हुए कैसे आया है? यस मैम। अच्छा, ओके, फिर तो मुझे एक स्टेप ज़रा पीछे जाना पड़ेगा ना आपसे ये पूछने के लिए कि क्या आपको अब ये डायग्राम देखते हुए, यहाँ पे चलो मैं फ़िलहाल एक्स ऑफ टू लिख रही हूँ, ये वाली डायग्राम देखते हुए ये समझ आता है कि F10 या F20 की क्या इक्वेशन होगी या कैसे इस डायग्राम को देखकर इक्वेशन कैसे लिखी जाएगी? यस मैम ये समझ आ रहा था मुझे। अच्छा, ओके, मतलब हुआ यूँ है कि ये जो हमारे पास ये वाला पॉइंट है ना, इस पॉइंट पे बेसिकली हमें 2 सिग्नल्स ऐड होके मिल रहे हैं। एक एक्स ऑफ ज़ीरो, ठीक है, यानी कि जो इस लेट मी सी अगर मेरे पास थोड़े कलर्ड मार्कर्स हों तो, एक सिग्नल जो कि इस तरह से ट्रैवल कर रहा है, तो उसको वो ऑफ कोर्स एक्स ऑफ ज़ीरो है, ठीक है? और दूसरा सिग्नल जो कि मेरे पास इस तरह से इस तरह ट्रैवल होके आ रहा है, ठीक है? और वो मेरे पास है W20 मल्टीप्लाइड बाय एक्स ऑफ टू, और मतलब इन दोनों सिग्नल्स का सम इस पॉइंट पे हो रहा है मेरे पास और वो इक्विवेलेंट है F10 के। अच्छा, अब एक्स ऑफ ज़ीरो जो है वो बिल्कुल इसी तरह से कंप्यूटेबल है कि अगर मैं इस पॉइंट को देखूँ तो यहाँ पे मेरे पास 2 सिग्नल्स मुझे मिल रहे हैं। एक तो ये वाला सिग्नल, ठीक है, जिसका मतलब स्टार्टिंग पॉइंट F10 हमने यहाँ पे रखा है, और दूसरा सिग्नल जो है वो इस तरह से हमें मिल रहा है। अब यहाँ पे जो भी सिग्नल होगा इस पॉइंट के ऊपर, अब मुझे याद नहीं लेकिन शायद वो ये था, और यहाँ पे हमारे पास W4 रेज़ टू पावर 0 था। तो ये जो 2 सिग्नल्स इस पॉइंट पे ऐड अप होंगे वो हम एक्स ऑफ 0 होने कहेंगे। ये बिल्कुल वही मतलब तरीक़ाकार है जो हम लोगों ने इस स्टेज 1 के ऊपर लगाया है। और चूँकि उससे पहले फिर हम इन चारों कंपोनेंट्स की इक्वेशन लिख चुके हैं, तो जब हम लोगों ने एक्स ऑफ ज़ीरो, एक्स ऑफ वन एंड सो ऑन, इनकी इक्वेशंस जब हम एफ कंपोनेंट्स की फॉर्म में लिखेंगे तो फिर एफ कंपोनेंट्स में हम ये वाली जो इक्वेशंस हैं इनको सब्स्टिट्यूट कर सकेंगे या प्लग इन कर सकेंगे। ठीक हो गया? यस मैम। अच्छा जी, और कोई सवाल इसके अलावा? नो मैम। अच्छा जी। अच्छा जी, अब हम आज शुरू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 10,
दैट इज अबाउट फिल्टर डिज़ाइनिंग। ठीक है, अभी मैं इसके ऊपर इतना टाइम नहीं लगा रही कि फ़िल्टर्स क्या होते हैं, क्योंकि हम लोगों ने मतलब इस कॉन्सेप्ट को बहुत जगहों पे पढ़ा हुआ है। ठीक है, जैसे हमारे पास डीएसपी सिस्टम्स होते हैं, यूजुअली हम सिस्टम्स को भी फ़िल्टर्स का नाम देते हैं। ठीक है, इन जनरल। अब फिर और हम लोगों ने देखा कि फ़िल्टर्स हमारे पास चैप्टर 5 में थोड़ा सा हम लोगों ने इस लफ्ज़ को ज़्यादा इस्तेमाल किया था कि सिग्नल को सप्रेस या इन्हेंस करने के लिए। ठीक है, ये इसी तरह से उसे कम्प्लीटली रिजेक्ट या एलिमिनेट करने के लिए। ठीक है, इसी तरह से कुछ फ्रीक्वेंसी मतलब बैंडविड्थ को लिमिट करने के लिए। ठीक है, और कुछ स्पेशल ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए ये सारे काम होते हैं किसी भी फ़िल्टर के। ठीक है, और हम लोगों को अपने सिस्टम में सॉरी अपने पूरे जब भी हम एक सिग्नल की प्रोसेसिंग कर रहे होते हैं तो उसमें हमें जितने भी सिस्टम्स रिक्वायर्ड होंगे किसी भी काम को परफॉर्म करने के लिए, तो हमें उसके लिए उन सिस्टम्स को फ़िल्टर भी कह सकते हैं। और दूसरी बात ये कि उनके कुछ स्पेशल काम भी हो सकते हैं जिनमें से कुछ कामों को मैंने यहाँ पे लिस्ट डाउन किया। अच्छा, अब फ़िल्टर्स हमारे पास ट्रांसफ़र फ़ंक्शन के लिहाज से इम्पल्स रिस्पॉन्स के 2 तरह के हो सकते हैं। ठीक है, 2 टाइप्स ऑफ फ़िल्टर्स। क्या 2 तरह के पॉसिबल इम्पल्स रिस्पॉन्सेज़ हैं? कुछ ज़हन में आता है आपके? मैं रीफ्रेज़ करूँ सवाल को तो इम्पल्स रिस्पॉन्स की तो क्या 2 पॉसिबल टाइप्स हो सकती हैं? इनफ़िनिट और फ़िनिट होने के लिहाज से। अच्छा, ओके, शायद आपके ज़हन में भी आ नहीं रहा। हमारे पास हो सकते हैं फ़िनिट इम्पल्स रिस्पॉन्सेज़। ठीक है, जिसमें अगर मैं इसका इम्पल्स रिस्पॉन्स यहाँ पे प्लॉट करूँ, एच ऑफ एन वर्सेस एन, तो वो एक ख़ास टाइम इंस्टेंट से शुरू होके एक पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पे जाके ख़त्म होगा। ठीक है, वो सिर्फ इन्हीं इंडेक्सेस के दरमियान एग्जिस्ट करेगा। एन वन से पहले भी ज़ीरो होगा और एन टू के बाद भी ज़ीरो होगा। ठीक है, इसी तरह से मेरे पास हो सकते हैं इन्फिनिट इम्पल्स रिस्पॉन्सेज। इन्फिनिट इम्पल्स रिस्पॉन्सेज में यूजुअली जो हम इम्पल्स रिस्पॉन्स में मिलते हैं ना, वो कुछ इस तरह से होते हैं जो कि किसी पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट से शुरू होते हैं, लेट सपोज एन वन, और फिर वो इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करते हैं। मतलब उनका जो एन टू होता है वो इन्फिनिटी होता है। ठीक है, कुछ याद है इस तरह की चीज़? यस मैम। ठीक है। अच्छा, अब हम जब एफआईआर फ़िल्टर्स की बात करते हैं ना, उनको डिज़ाइन करने के अपने तरीक़ेकार होंगे और आईआईआर फ़िल्टर को डिज़ाइन करने के अपने तरीके होंगे। ठीक है, लेकिन हमें ज़रा पहले 5 मिनट लगा के ये समझना चाहिए कि इन दोनों का अपना-अपना फ़ायदा क्या है। ठीक है, और कौन-सी कंडीशन में कौन-सी तरह का फ़िल्टर प्रेफ़रेबल है, ताकि हमें मतलब जब आपने वो ज़रूर यूज़ किया होगा लैब में एफटीए टूल, यूज़ किया था? मैम F50। F50 नहीं बेटे, F50 तो एक वो होती है ना, कमांड होती है। ठीक है, F50 तो ओके जब हम कमांड। कमांड को इस कमांड को यूज़ करते हैं तो हम यूजुअली अपना सिग्नल देते हैं और जितने पॉइंट का F50 हमें कंप्यूट करना हो वो देते हैं। ठीक है, एफटीए टूल एक जीयूआई हमें खोल के दे देता है। ठीक है, और इट्स लाइक अ विंडो समथिंग लाइक दिस। यहाँ पे हमारे पास उसकी फ़िल्टर की शक्ल बनती है। ठीक है, लेट्स सपोज कि अगर हम लो पास फ़िल्टर बना रहे हैं, कुछ इस तरह का फ़िल्टर बनेगा। यहाँ पर उसकी कुछ स्पेक्स होती हैं और यहाँ पर कुछ हमारे पास फ़िल्टर की टाइप्स जिसमें से हम सिलेक्ट करते हैं। कोई इस तरह की चीज़ याद है? मैम
कम्युनिकेशन में कुछ इस तरह का डिजिटल फिल्टर ओ ओके वाला ओके कुछ किया ठीक है, है, तो हाँ थोड़ा वहाँ, थोड़ा ब्लर ब्लर याद है। ओके ओके ठीक है किया, हाँ वहाँ पे किया होगा। अच्छा, अगर थोड़ा सा याद हो तो बेसिकली मैं इस वक्त जो आपसे बात करना चाह रही थी ना, वो इस सेक्शन के हवाले से करना चाह रही थी। आपको ये थोड़ा सा शायद याद होगा कि यहाँ पे हमारे पास बहुत सारी ऑप्शंस थी, ठीक है। और उस वक्त तो अब जब यस आपने मैम। लैब परफॉर्म की होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको ये बताया गया होगा कि आपने कौन सा फ़िल्टर चूज़ करना है। लेकिन अभी हमें उस वक़्त की नॉलेज के लिहाज़ से कम ये नहीं पता था कि हमने कौन-सा फ़िल्टर चूज़ करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल कई जगह पे आपसे कहा गया था कि बटरवर्थ फ़िल्टर चूज़ कर लें या फिर काइज़र विंडो चूज़ कर लें। अब हमें सिर्फ़ उनकी नामों की हद तक तो ठीक है, उनसे थोड़ी-सी फ़ैमिलियराइज़ेशन हो गई थी। लेकिन हम लोगों ने विंडो किस वक़्त चूज़ करनी है या बटरवर्थ फ़िल्टर किस वक़्त चूज़ करना है, इस चीज़ का आइडिया नहीं था, ठीक है? तो मतलब मैं यहाँ पर जो 5 मिनट लगा के ना थोड़ा-सा ये इस चीज़ से बात करना चाहूँगी कि हमें ये जो फ़िल्टर टाइप्स जो यहाँ पर इतनी सारी ऑप्शंस होती हैं एफडीए टूल में, तो उसमें से हम कैसे चूज़ करते हैं कि अगर हमें एक ख़ास किस्म का फ़िल्टर चाहिए, तो हम किस यहाँ पर क्या चूज़ करें? अच्छा, अब इसका ज़रा जवाब हम देने की कोशिश करते हैं पहले और फिर हम डिज़ाइनिंग की तरफ जाएँगे। अच्छा, जो एफआईआर फ़िल्टर्स हैं ना, अ, उनके फ़ायदे ये हैं, ठीक है, मतलब हमें पता है कि एफआईआर फ़िल्टर्स जैसे फ़िल्टर्स होंगे जिनका इम्पल्स रिस्पॉन्स फिनिट होगा। तो हमें इसके एच ऑफ एन का भी आइडिया है और इसका एच ऑफ जी भी हमें पता है कि किस तरह से लिखा जाएगा। इट वुड बी समथिंग लाइक बी नॉट ज़ी टू पावर ज़ीरो प्लस बी वन ज़ी टू पावर माइनस वन, समथिंग लाइक दिस, बी एम माइनस वन ज़ी टू पावर माइनस एम माइनस वन। कुछ इस तरह से फिनिट कंपोनेंट्स होंगे जिस तरह से इसका एच ऑफ जी लिखा जाएगा। अच्छा, अब इसका जो सबसे बड़ा फ़ायदा है ना जिसकी वजह से एफआईआर फ़िल्टर को यूज़ किया जाता है, वो है कि एफआईआर फ़िल्टर्स कैन बी मेड सच दैट कि इनका फ़ेज़ लीनियर हो। अच्छा, अब लीनियर फ़ेज़ क्या होता है? अब आपको थोड़ा-सा कुछ याद है, ऑल पास फ़िल्टर बनाते हुए हम लोगों ने एक चीज़ पढ़ी थी, ठीक है, जिसमें डिस्कस हम लोगों ने ये किया था कि हमारे पास हो सकते हैं ईदर अगर हम यानी कि 2 सिस्टम्स की बात करें, तो एक हमारे पास सिस्टम होता है जो कि हो सकता है जो कि कांस्टेंट टाइम डिले इंट्रोड्यूस करे इनपुट के सारे कंपोनेंट्स में, और एक ऐसा सिस्टम हो सकता है जो कि कांस्टेंट फेज़ डिले इंट्रोड्यूस करे इनपुट के सारे कंपोनेंट्स में। कुछ इस तरह की बात याद है? यस मैम। अच्छा, ओके। अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है। मैं फ़िलहाल इस चीज़ पे रिलाई नहीं करती कि आपकी मेमोरी में मतलब वो सब चीज़ें होंगी, लेकिन अगर इतना भी याद है तो बहुत अच्छी बात है। कांस्टेंट फेज़ डिले जो था ना, उसमें अगर आपको याद हो तो चूँकि एक जैसा फेज़ अगर हम सारे कंपोनेंट्स में इंट्रोड्यूस करें या जैसे कि हम लोगों ने उस वक़्त करके देखा, तो उससे हमारे जो इनपुट सिग्नल जब एक ऐसे सिस्टम में एंटर होता है जो कांस्टेंट फेज़ इंट्रोड्यूस करे, तो आउटपुट बड़ी डिस्टॉर्टेड किस्म की मिल रही थी। ठीक है? मतलब ये आपको ज़हन में ज़रूर होगा कम से कम कि जब हमने कांस्टेंट फेज़ डिले इंट्रोड्यूस किया था हर कंपोनेंट में, तो आउटपुट ऑल टुगेदर थोड़ा-सा उसमें डिले इंट्रोड्यूस हो गया था, लेकिन आउटपुट की शक्ल-सूरत थोड़ी-सी वैसी ही रही थी। लेकिन अगर हम हर कंपोनेंट में कांस्टेंट फेज़ इंट्रोड्यूस करें, तो सिग्नल की शक्ल जो है वो ओवरऑल कुछ की कुछ हो जाती है। अच्छा, फिर हम लोगों ने ये रिलेट किया था इन दोनों को आपस में कि अगर हमारे पास जो फेज़ है, वो कांस्टेंट ना हो बल्कि फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट हो। फेज़ मतलब हर एक में हर कंपोनेंट में एक जैसा फेज़ होने की बजाय फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट शिफ्ट आए फेज़ में अगर, ठीक है? सच दैट कि मेरे पास अगर अम,
लेट्स सपोज कि जो इनपुट सिग्नल है वो अगर कॉज ओमेगा एन है, ठीक है, और वाई एन मुझे मिले कॉस ओमेगा एन माइनस कह सकते हैं, प्लस कह सकते हैं ओमेगा एन नॉट, ठीक है, कुछ इसी तरह से था। ठीक है, आप विजिबल हुआ आपका लिखना। ओह अच्छा, आई एम सॉरी। ओके, यस मैम, ठीक है, ये याद है मुझे। ठीक हो गया। और इसी तरह से मेरे पास एक और कंपोनेंट अगर ओमेगा 2 फ्रीक्वेंसी के साथ है, मैं x2n यहाँ पे नहीं लिख रही, लेकिन मैं y2n लिख देती हूँ। अगर उसकी फ्रीक्वेंसी ओमेगा 2 है तो उसमें जो फेज इंट्रोड्यूस हो वो ओमेगा 2 के लिहाज से हो, ठीक हो गया ओमेगा 2n। जी, एंड सो ऑन। अच्छा, अब देखो ये सिस्टम क्या कर रहा है, ये सिस्टम बेसिकली जितने भी इनपुट कंपोनेंट्स हैं उनको जब आउटपुट पे ये भेजता है तो उसमें उस कंपोनेंट की फ्रीक्वेंसी के हिसाब से डिले इंट्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से होता क्या है कि ओवरऑल सिस्टम का फेज लीनियर रहता है, फेज कांस्टेंट नहीं रहता, फेज लीनियर रहता है। अच्छा, इसका मतलब ये है कि अगर मैं एक ऐसे सिस्टम का फेज प्लॉट जनरेट करूं तो वो कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, वैसे भी अगर हमारे पास एच ऑफ एन या टाइम डोमेन सिग्नल अगर रियल हो, रियल का मतलब ये है कि उसमें कोई कॉम्प्लेक्स वैल्यू ना हो। मेरे पास अभी तक है नहीं हुआ था। अच्छा चलो ओके, मैं देखिए, थोड़ा वेट करती हूँ। अब आ गया। ठीक है, अच्छा मैंने एक तो यहाँ तक ना मतलब इस मार्कर से ऊपर जो भी कुछ लिखा हुआ है उसमें ये बताया था कि हम जिस सिस्टम की बात करें यहाँ पर वो हर आउटपुट में आउटपुट कंपोनेंट जनरेट बेसिकली ऐसे कर रहा है कि उसमें फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट फेज शिफ्ट्स इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है। और ये एक ऐसा सिस्टम है जो कि बेसिकली एक लीनियर फेज सिस्टम कहलाएगा, कांस्टेंट फेज नहीं, लीनियर फेज। उसका फेज रिस्पॉन्स हम इस तरह से प्लॉट कर सकते हैं। और सिर्फ यहाँ पर एक रिमाइंडर के तौर पर मैं साइड पे लिख रही हूँ कि एच ऑफ एन यानी कि इम्पल्स रिस्पॉन्स मेरे पास अगर एक रियल सिग्नल हो, रियल का मतलब ये है कि उसके सारे कोफिशिएंट्स रियल वैल्यूड हों, उसमें कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ना हो, तो मेरे पास जो उस तरह उस सिस्टम का जो फेज रिस्पॉन्स होता है इट इज़ ऑड, ठीक है। और जो इसका मैग्नीट्यूड इवन। मैग्नीट्यूड इवन, ठीक है। लेकिन ये तो एक थोड़ी सी साइड की इन्फॉर्मेशन है जो कि मुझे इसको देख कर ख्याल आया, इसका ताल्लुक फ़िलहाल इससे नहीं है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है ना इस वक्त वो हमारे लिए ये चीज़ समझना है। तो एक दफ़ा से मैं फिर समराइज़ करूँगी कि जो सिस्टम मेरे पास फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट फेज शिफ्ट इंट्रोड्यूस करेगा, दैट सिस्टम वुड हैव अ लीनियर फेज रिस्पॉन्स, और लीनियर फेज रिस्पॉन्स को हम इस तरह से प्लॉट करते हैं। हमें इस बात से कोई गर्ज नहीं है कि इसकी स्लोप क्या है, ठीक है। लेकिन एज लॉन्ग एज कि फ्रीक्वेंसीज हर फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट में फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट फेज शिफ्ट इंट्रोड्यूस हो रहा है और ओवरऑल सिस्टम का फेज रिस्पॉन्स इस तरह का है, तो उस सिस्टम को या उस फिल्टर को हम लीनियर फेज सिस्टम स्लैश फिल्टर बोलेंगे, ठीक है। ये बात समझ आती है? यस मैम। अच्छा, अब जैसे कि मैंने इससे पहले लिखा था कि ये जो क्वालिटी है ना कि हमें ये उस लेक्चर की वजह से पता है, उस लेक्चर का मतलब ये है कि ऑल पास फिल्टर पढ़ते हुए हम लोगों ने जब इस कॉन्सेप्ट को पढ़ा था तो हम लोगों ने उस वक्त ये भी बताया था कि फेस शिफ्ट्स जो हैं वो मतलब लीनियर फेस शिफ्ट्स होना सिस्टम के वो इम्पोर्टेंट है। एक तो सिस्टम की आउटपुट जो है वो ख़राब नहीं होती, और दूसरा हम लोगों ने ये पढ़ा था, उसका फ़ायदा ये पढ़ा था कि जो हमारे पास लाइक क्या कहना चाहिए, स्पीच प्रोसेसिंग सिस्टम्स होते हैं या ऑडियो सिग्नल प्रोसेसिंग सिस्टम्स होते हैं, उनमें ख़ास तौर पे अगर फेस शिफ्ट इंट्रोड्यूस हो जाएं तो आवाज़ जो है वो बिल्कुल डिस्टॉर्ट हो जाती है। अच्छा, तो FIR फिल्टर्स जो होते हैं ना,
उनमें ये कैपेबिलिटी है सिर्फ कि उनको हम लीनियर फेज सिस्टम्स या फ़िल्टर के तौर पर डिज़ाइन कर सकें। हम IIR फ़िल्टर्स को कभी भी लीनियर फेज फ़िल्टर्स के तौर पे डिज़ाइन नहीं कर सकते। अगेन इस बात को हम इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि जिस वक़्त हम एक IIR फ़िल्टर डिज़ाइन करेंगे तो उस सिस्टम का मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स तो ठीक है, हो सकता है कि हमारी मर्ज़ी के मुताबिक हो, ठीक है? लेकिन उसका जो फेज़ रिस्पॉन्स है वो कभी भी लीनियर नहीं होगा। ठीक हो गया? तो FIR से जो सिस्टम या फ़िल्टर है ना, उसका सबसे बड़ा फ़ायदा जिसकी वज़ह से हम उसको यूज़ करना चाहेंगे वो ये है कि वो लीनियर फेज़ सिस्टम होता है। अच्छा, उसके अलावा उसका और फ़ायदा क्या होता है कि FIR सिस्टम इज़ ऑलवेज़ स्टेबल। ये भी बहुत बड़ा फ़ायदा है, ठीक है? इसने कभी अनस्टेबल होना ही नहीं है। जब अनस्टेबल नहीं होना तो उसका रिस्पॉन्स जैसा भी हो, वी ऑलवेज़ नो कि सिस्टम जो है वो स्टेबल ही रहेगा। अच्छा, उसके अलावा इसमें जो है ना हमारे पास फ्लेक्सिबल मेथड, फ्लेक्सिबल का मतलब ये है मतलब फ्लेक्सिबल की डेफिनेशन में कुछ इस तरह की चीज़ें आती हैं कि मतलब हमारे पास वैरायटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है? अगर हम लोगों ने थोड़ी सी भी कुछ फाइन ट्यूनिंग करनी है फ़िल्टर की डिज़ाइनिंग के लिहाज से या हमें जो भी रिक्वायरमेंट है हमारे मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स की, तो वी हैव लॉट्स ऑफ ऑप्शंस, ठीक है? तो इसलिए इस वजह से भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, ओके, ये हमारे पास 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हो गए जिसकी वजह से हम FIR फ़िल्टर्स को इस्तेमाल करना चाहेंगे। लेकिन अब ज़ाहिर-सी बात है कि जब हम IIR फ़िल्टर को इस्तेमाल तो करते ही हैं, तो उसकी क्या वजह हो सकती है? अच्छा, उसकी जो है ना एक बहुत इम्पोर्टेंट या क्या कहना चाहिए, एक ऐसी वजह जिसकी वजह से ये लीनियर फेज़ ना होते हुए भी इस्तेमाल करते हैं कि लेट्स सपोज़ अगर हमारे पास एक रिक्वायरमेंट है एक सिस्टम को डिज़ाइन करने की, जो कि मैं मतलब उसको इस तरह से प्लॉट कर देती हूँ, ठीक है? एक लो पास फ़िल्टर है जिसकी एक ख़ास कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट, ठीक है? और उसके बाद आपको देख के नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पर एक पर्टिकुलर किस्म का एक रोल ऑफ फैक्टर है, जो कि मुझे अपने सिस्टम में चाहिए, ठीक है? तो अगर मैं ये वाला रिस्पॉन्स अचीव करने के लिए एक FIR फ़िल्टर भी बनाऊँ और एक IIR फ़िल्टर भी बनाऊँ, ठीक है? सच दैट कि दोनों जो सिस्टम्स हैं ना, ये दोनों फ़िल्टर्स मुझे एग्ज़ैक्टली यही वाला मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स दे रहे हैं, ठीक है? ओके, लेट मी से इट वंस अगेन। ये मेरा डिज़ायर्ड रिस्पॉन्स है सच दैट कि मुझे ओमेगा नॉट के जो है वो मेरी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी और एक ख़ास किस्म का स्टीप फैक्टर मुझे चाहिए, ठीक है? इस मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स को अचीव करने के लिए लेट्स सपोज़ कि मैं इसको 2 मुख्तलिफ सिस्टम्स के साथ बनाती हूँ, एक FIR फ़िल्टर के साथ और एक IIR फ़िल्टर के साथ। जो IIR फ़िल्टर होगा ना, वो लेसर ऑर्डर के साथ मुझे ये सिस्टम बना के देगा। मतलब यही रिस्पॉन्स बनाने के लिए अगर मैं FIR फ़िल्टर इस्तेमाल करूँ, तो इसका ऑर्डर ज़्यादा होगा और यही रिस्पॉन्स बनाने के लिए जो मुझे IIR फ़िल्टर यूज़ करना होगा, उसका ऑर्डर बहुत कम होगा। तो IIR जो है, वो कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी हो गया और सिंपल भी हो गया। ठीक हो गया? बात समझ आई? यस मैम। तो ये उसकी एक बहुत इम्पोर्टेंट वजह है कि जहाँ पर हमारे पास लीनियर फेज़ की रिक्वायरमेंट ना हो, क्योंकि लीनियर फेज़ जो है ना, दैट माइट बी द ओनली रीज़न जिसकी वजह से FIR फ़िल्टर को यूज़ किया जाएगा। अगर लीनियर फेज़ की रिक्वायरमेंट नहीं है ना, तो हमेशा IIR फ़िल्टर प्रेफ़र किया जाता है ड्यू टू दिस रीज़न। और ज़ाहिर-सी बात है कि इसका ऑर्डर कम है, तो हमारे पास इनपुट और आउटपुट में इतना ठेठ डिले नहीं आता। FIR सिस्टम्स फिर सिग्नल को प्रोसेस करने में और आउटपुट कंप्यूट करके देने में फिर बहुत देर लगा देते हैं क्योंकि उनका ऑर्डर ही बहुत ज़्यादा होता है। तो वो प्रोसेसिंग टाइम उनका उस लिहाज से बढ़ जाता है। अच्छा, तो ओके, ये अब हमारे पास जो है ना वजूहात हैं मुख्तलिफ जिनकी वजह से FIR सिस्टम और IIR सिस्टम को हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है? अच्छा, एक छोटा सा सवाल जो चूँकि मुझे यहाँ पे स्टेबल लिखा नज़र आया है, तो ज़ाहिर सी बात है कि IIR सिस्टम जो हैं दे कैन बिकम अनस्टेबल। थोड़ा सा आपको याद है कि क्यों?
या आपके ज़हन में वजह आती है कि क्यों अनस्टेबल हो सकते हैं? अच्छा, मैं अगर आपके ज़हन में इसकी वजह नहीं आ रही ना, तो मैं पहले आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप थोड़ा-सा ये याद दोबारा बोलो? मैं कहना चाह रही हूँ कि वो जब मैं ऑल पास फिल्टर में पढ़ा था कि पोल्स ज़ीरोज़ में कन्वर्ट हो रहे थे, वो वाली रीज़न तो नहीं है? अच्छा नहीं, वो रीज़न नहीं है, या पोल्स फिर आप पोल्स होना इसकी रीज़न है। अच्छा, आपके ज़हन में क्या आता है कि एक आईआर फ़िल्टर का एचओज़ी कैसा हो सकता है? थोड़ा ज़हन में है? जैसे मैंने यहाँ पर कहीं पे मैम टेबल है हाँ, हाँ जी, बिल्कुल। एफआईआर किस तरह फ़िल्टर होता है यहाँ पे? हाँ, एफआईआर फ़िल्टर का रिस्पॉन्स ट्रांसफर फ़ंक्शन ये लिखा है ना, ठीक है? कि वो इस तरह का होगा, सिर्फ़ न्यूमरेटर, ठीक है? तो अगर मैं एक आईआर फ़िल्टर की बात करूँ, तो इसका जो ट्रांसफर फ़ंक्शन होगा, वो इस तरह का होगा, यानी कि इसमें पोल्स भी होंगे और ज़ीरोज़ भी होंगे, ठीक है? तो जब पोल्स आ जाते हैं ना, तो वहाँ पे भी जो सिस्टम की स्टेबिलिटी होती है ना, वो फिर उसको बहुत क्लोज़ली मॉनिटर करना पड़ता है। क्योंकि अगर हम कॉज़ल सिस्टम की बात कर रहे हैं और स्टेबल सिस्टम की भी बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे मतलब रीजन ऑफ कन्वर्जेंस के लिहाज से अगर हम देखें, तो पोल्स के ऊपर बड़ी स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट आ जाती है कि उनका जो मैग्नीट्यूड है, वो यूनिटी से कम हो। तो सिस्टम डिज़ाइन एक मतलब ख़ास रिस्पॉन्स का हमें सिस्टम चाहिए, तो इट्स क्वाइट पॉसिबल कि हम जब इसको डिज़ाइन करके मतलब फ़ारिग हों, तो हमें ये पता चले कि जो पोल्स हमें चाहिए इस सिस्टम मतलब इस तरह का रिस्पॉन्स लेने के लिए, वो तो उनका तो मैग्नीट्यूड ही यूनिटी से बड़ा है। फिर उसको स्टेबलाइज़ करने के लिए हमें फिर एक्स्ट्रा एफर्ट्स करनी पड़ेंगी। तो आईआईआर सिस्टम का एक नुकसान ये है कि इट कैन बी एन अनस्टेबल सिस्टम। ठीक हो गया? अच्छा, अब मैं देखती हूँ कि अब मतलब जो टू बिगिन विद हम यहाँ पर स्टार्ट लेंगे एफआईआर फ़िल्टर डिज़ाइनिंग से। लेट्स सी कि हम कितना कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम थोड़ा-सा अभी कम है। अच्छा, डिज़ाइनिंग से पहले ना लीनियर फ़ेज़ की अगर हम बात करें, तो हमारे पास एफआईआर फ़िल्टर्स जो है ना, दे कैन बी अ, दे कैन हैव 4 डिफरेंट टाइप्स। अब ये जो टाइप्स हैं, इसको हम टाइप 1, टाइप 2, 3 एंड 4 एफआईआर फ़िल्टर्स जो है ना, उनकी सिर्फ़ ये 4 टाइप्स हो सकती हैं। ये टाइप्स डिफ़ाइन कैसे होती हैं? ये टाइप्स उनके इम्पल्स रिस्पॉन्सेज़ के लिहाज से डिफ़ाइन होती हैं, ठीक है? अच्छा, और उससे भी पहले चूँकि हम एक लीनियर फ़ेज़ सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास लीनियर फ़ेज़ सिर्फ़ तभी आता है अगर हमारा इम्पल्स रिस्पॉन्स में एक ख़ास किस्म की सिमेट्री हो, ठीक है? अच्छा, सिमेट्री के लिहाज से अगर मैं देखूँ, तो देयर कैन बी डिफरेंट ऑप्शंस। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये एक सिमेट्रिक सिग्नल है, ठीक है? ये 0 से शुरू होके m-1 तक जा रहा है, और ये भी एक सिमेट्रिक सिग्नल है। ये 0 से शुरू होके लेट्स सपोज़ ये भी m-1 तक जा रहा है। दोनों में डिफ़रेंस ये है कि एक की लेंथ इवन है और एक की लेंथ ऑड है। ठीक हो गया? इसी तरह से ये सिग्नल भी सिमेट्रिक है, राइट? ओके, अब और एक फोर्थ टाइप हमारे पास होगी जहाँ पे मतलब इन दोनों के अगर हम मैं देखूँ तो लेंथ में डिफरेंस है, बिकॉज़ यहाँ पे मेरे पास एक 0 मौजूद है। तो एफआईआर फ़िल्टर्स अगर हम इस तरह से डिज़ाइन करेंगे सच दैट कि उनके इम्पल्स रिस्पॉन्सेज़ का जो पैटर्न है वो उसमें एक ख़ास तरह की सिमेट्री फ़ॉलो हो रही हो, तो सिर्फ़ तभी उनके फ़ेज़ेज़ लीनियर होते हैं। ठीक है? मैं एक दफ़ा से दोबारा बोलती हूँ कि यस मैम। एफआईआर फ़िल्टर्स ये तो हमें पता है कि उसमें जो इम्पल्स रिस्पॉन्स होंगे उसमें लिमिटेड नंबर ऑफ कंपोनेंट्स या कोएफ़िशिएंट्स होंगे, ठीक है?
लेकिन अगर उनके मतलब रैंडमली तो हम उनकी वैल्यूज़ जो हैं वो जनरेट नहीं कर सकते ना। अगर उनके इम्पल्स रिस्पॉन्सेस एक ख़ास किस्म की सिमेट्री फ़ॉलो करेंगे तो ये टोटल 4 पॉसिबिलिटीज़ हैं, ठीक है? अगर देख के नहीं होता पता लग रहा है तो इट्स ओके, अगर टाइम पढ़ते हुए मैं थोड़ा-सा डिटेल भी बताऊँगी कि अगर वो एक ख़ास किस्म की सिमेट्री फ़ॉलो करेंगे, ठीक है? तो तभी उनके फ़ेज़ेस जो हैं वो लीनियर होंगे। तो इस लिहाज से चूँकि जो सिमेट्री है उसकी 4 पॉसिबल कंडीशंस हो सकती हैं, तो फ़िल्टर्स को भी हम कहते हैं कि ये टोटल 4 टाइप्स के हैं। अच्छा, मैं टाइप 1 फ़िल्टर की इक्वेशन लिख देती हूँ और उसके बाद फिर आई थिंक यहाँ पे इसका डिज़ाइनिंग का तो इतना अच्छा टाइम नहीं होगा। अच्छा जी, टाइप 1 फ़िल्टर्स ऐसे फ़िल्टर्स हैं जिसमें इम्पल्स रिस्पॉन्स हमारे पास इस इक्वेशन के थ्रू डिफ़ाइन हो, ठीक है? ये सिग्नल मतलब 0 से शुरू होके m-1 तक जाएगा। तो इस तरह के सिस्टम की जो लेंथ है उसमें मतलब टोटल कंपोनेंट्स उसमें जो हैं वो m होंगे, ठीक है? और जो इस फ़िल्टर का जो ऑर्डर होगा, ऑर्डर यूजुअली हमारे फ़िल्टर का जो है ना वो डिफ़ाइन होता है कि जो हमारे पास लास्ट कंपोनेंट है वो किस टाइम इंडेक्स पे है, ठीक है? तो इस तरह के फ़िल्टर का जो ऑर्डर होगा दैट वुड बी m-1। और अच्छा, दिस m वुड बी ऑड। ओके, टाइप 1 फ़िल्टर में हमारे पास इम्पल्स रिस्पॉन्स की कंडीशन ये सिमेट्री फ़ॉलो करेगी। इसकी लेंथ जो है वो 0 से m-1 तक जाएगी सच दैट कि अगर मैं टोटल कंपोनेंट्स को देखूँ तो वो मेरे पास ऑड नंबर आएगा और इसका जो ऑर्डर है दैट वुड बी m-1। तो इस तरह के जो फ़िल्टर का रिस्पॉन्स है वो अप्रॉक्सिमेटली कुछ इस तरह का होता है, जो मैंने अभी शुरू में बनाया, ठीक है? या फिर इस तरह का भी मतलब मैं एक एग्ज़ाम्पल देने के लिए बना रही हूँ। तो देखो दोनों ऑड लेंथ्स हैं, ठीक है? और एक ख़ास किस्म की सिमेट्री जो है वो फ़ॉलो हो रही है। मतलब ये जो सेंटर वाला एलिमेंट है ना, इसके इर्द-गिर्द मैं देखूँ तो बेसिकली मिरर इमेज मुझे मिल रहा है। ठीक हो गया? अच्छा, यस मैम। ओके। अब अगर असल में ना मैं यहाँ से आगे अगर इसी इक्वेशन लिखना शुरू करूँगी तो आई वुड टेक फ्यू मोर मिनट्स। वो मैं इसलिए नहीं करना चाह रही कि फिर टाइम लगेगा, मतलब फिर एक क्लास एक्स्ट्रा हो जाएगी। अ, उम, अगर आप चाहो तो मैं बता भी सकती हूँ, लेकिन बट वी कैन आल्सो स्टॉप हियर, क्योंकि मैंने कल भी थोड़ा-सा कल की क्लास में सिर्फ़ अली हसनैन ही था, तो मैं थोड़ा-सा उसकी मर्ज़ी के मुताबिक ज़रा एंड पे गई थी। तो अगर आप मुझे कहती हो तो मैं ऐसे ही क्वेश्चन लिख देती हूँ, नहीं तो फिर हम इसे अगली क्लास में भी कर सकते हैं। इट्स अप टू यू। मैम लिखते हुए लिख दूँ? ओके। अच्छा, अभी जो है ना, अभी आप ये ना कहो कि मैं जवाब देके फँस गई हूँ, इसलिए क्योंकि थोड़ा-सा इक्वेशन जो है ना इसकी थोड़ी-सी लंबी है। लेकिन जहाँ अगर आपने कहीं पे स्टॉप करना हुआ, तो मुझे आप बता देना, ठीक है? क्योंकि अब यहाँ से जो ऑनवर्ड्स टाइम है ना वो मैं मैं खुद उस पे दोबारा बोलिए? मैं कह रही हूँ मैं खुद इस पेपर में थी कि इंटरैक्टिव सेशंस हो बिकॉज़ एक तो हुए थे तो रिकॉर्डेड तो मुझे नहीं समझ आए थे। अच्छा, ओके। नहीं, इंटरैक्टिव की बात नहीं है। बात ये है कि मतलब यहाँ से जो ऑनवर्ड्स टाइम है ना वो आपकी मैं मर्ज़ी के मुताबिक लूँगी, क्योंकि क्लास का टाइम खत्म हो चुका है। इस लिहाज से मैं बात कर रही थी। तो आपने कहीं पे स्टॉप करना हुआ तो आप मुझे बता देना। वहाँ से ऑनवर्ड फिर हम अगली दफ़ा इंशाल्लाह करेंगे। अच्छा जी, टाइप 1 फ़िल्टर ठीक की है। इक्वेशन हम लिखने की कोशिश करने लगे हैं। एग्ज़ाम्पल हमने ली है एक ऐसे फ़िल्टर की जिसकी लेंथ 7 है। तो इसका जो ऑर्डर होगा दैट वुड बी गिवन एज़ m-1 व्हिच वुड बी 6, ठीक है? तो अगर मैं इस तरह के फ़िल्टर का ट्रांसफ़र फ़ंक्शन लिखूँ तो मैं यहाँ पर थोड़ा-सा डिटेल से लिख देती हूँ और फिर
नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स हम इतनी डिटेल से नहीं करेंगे क्योंकि फिर हमारा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो है वो डेवलप हो चुका होगा होपफुली। प्लस और इसमें जो लास्ट कंपोनेंट आएगा वो डिफाइन होगा इस तरह से, ठीक है। तो मेरे पास जो टाइप 1 फ़िल्टर होगा सच दैट कि उसकी लेंथ 7 हो, हमेशा ऑड लेंथ हम टाइप 1 फ़िल्टर में अज्यूम करेंगे। उसका ट्रांसफर फंक्शन कुछ इस तरह से लिखा जा सकता है, ठीक है। अच्छा, अब मैं अगर सिमेट्री कंडीशंस देखूँ तो मुझे ये पता है कि h of 0 would be exactly similar to h of 6, ठीक है। इसी तरह से h1 would be similar to h5, ठीक है बच्चे, बात समझ आ रही है? यस मैम। हम लोगों ने यहाँ पे एक सिमेट्रिक रिस्पॉन्स अज्यूम करके प्लॉट किया था ना, ऑड लेंथ। और सिमेट्री को अगर हम देखें तो पहला एलिमेंट जो है वो लास्ट एलिमेंट जैसा है, जैसे मैंने यहाँ पे किया। सेकेंड एलिमेंट जो है वो सेकेंड लास्ट एलिमेंट जैसा है, मैंने h1 और h5 को बॉक्स कर दिया है। और मेरे पास जो थर्ड X2 X4 जैसे होंगे। और जी बिल्कुल, और जो थर्ड एलिमेंट है दैट वुड बी सिमिलर टू थर्ड लास्ट एलिमेंट, ठीक है। और एक मेरे पास जो है ना वो अकेला अकेले से मुराद है कि एक ऐसा एलिमेंट होगा जिसके साथ या जिसकी तरह का कोई और एलिमेंट नहीं होगा, और वो एग्जैक्टली मिड पॉइंट होगा फिल्टर का। अच्छा, इस सिचुएशन को अगर मैं देखूं तो मतलब बिकॉज h ऑफ 0 इज इक्वल टू h ऑफ 6, तो यहाँ पे मैं इस तरह से लिख सकती हूँ। आपके सामने स्क्रीन विजिबल हो रही है? मैम अभी थोड़ा सा डिले आया है। अच्छा, अभी जो आपने स्क्रीन के बाद कुछ लिखा तो मुझे नजर नहीं आया। ठीक है, अब आ रहा है। मैं यहाँ पे ना लिखने के बाद थोड़ी देर रुकती हूँ ताकि पहले आप थोड़ा डाइजेस्ट कर लोगे जो मैंने लिखा है वो तो कैसे लिखा है, वो जी समझ आ जाए। मैम बिकॉज ये जो मुझे जहाँ तक मुझे समझ आई है कि हम्म आपने h ऑफ 0 और h ऑफ 6 को कंबाइन कर दिया है, और हम्म क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम ही होगा तो आपने हम्म दूसरी टर्म लिख लिया है। जी, मतलब मैंने एच ओ सिक्स को भी मैं एच ओ ज़ीरो लिख सकती हूँ, और फिर इसको मैंने यहाँ पे कॉमन ले लिया, और फिर मल्टीप्लाइंग टर्म्स जो है वो साथ लिख दी। एंड सेम गोज़ फॉर अदर कंपोनेंट्स। मैम आप कुछ बोल रही हैं नहीं तो नहीं, मुझे आवाज नहीं आ रही। मैं नहीं बोल रही, मैं आपके आपके बोलने का इंतज़ार कर रही हूँ कि अगर आपकी समझ आ गई, आपने लिख लिया तो फिर मैं आगे चलूँगी। ये मैम समझ आ गई है। ठीक है। अच्छा, अगला स्टेप ये होगा कि जो हमारे पास ये एलिमेंट होता है ना जो कि मतलब अकेला एलिमेंट होता है जिसके साथ का और कोई एलिमेंट नहीं होता, इसकी जो z की पावर होती है वो हम लेते हैं यहाँ पे कॉमन। तो जब मैंने ये कॉमन ली z की पावर तो मेरे पास इक्वेशन कुछ डेवलप होगी इस तरह से। अच्छा, मैं यहाँ पर पहुँच के फिर रुकी हूँ। मैं इंतज़ार करूँगी कि आप मुझे देख के बताओ कि आपको समझ आ गया है, और आपने लिख लिया तो मैं आगे चलूँगी। यस मैम, ये इसमें नहीं डिले आ रहा, मैंने लिख लिया, आ गई ठीक मुझे समझ। ठीक है। अच्छा, ये अभी तक हम लिख रहे थे ट्रांसफर फंक्शन, इनके जी के फॉर्म में था ना। अब मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा ट्रांसफॉर्म करके लिखने लगी हूँ DTFT के फॉर्म में या फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स की फॉर्म में। तो h ऑफ z की जगह लिखा जाएगा h ऑफ ओमेगा,
जहाँ पे ज़ीरो टू पावर माइनस थ्री है वहाँ पे मैं लिखूँगी ई टू पावर माइनस J3 ओमेगा। जी। और अच्छा, अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा डायरेक्ट लिखूँगी। ओके चलो एक को हम वो कर लेते हैं, फिर बाकी हमें समझ आ जाएगी। जो ज़ीरो टू पावर माइनस थ्री प्लस ज़ीरो टू पावर थ्री, ये वाला जो कंपोनेंट है ये कैसे लिखा जाएगा DTFT के टर्म्स में या फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स के टर्म्स में? e की पावर माइनस 3 j ओमेगा बिल्कुल प्लस ठीक e है। की पावर 2 j ओमेगा। 2 नहीं 3, दोनों दोनों 3 हैं, एक प्लस 3 एक माइनस 3 है। ठीक है सॉरी मैम। जी। 2 और इसको हम लिख सकते हैं 2 cos 3 ओमेगा। यस लिख सकते हैं। ठीक है, आइलर आइडेंटिटी अप्लाई की है। ठीक है। अच्छा, अब ये मैंने यहाँ पर एक दफ़ा लिख दिया, इसको इस्तेमाल करते हुए 2h0 cos 3 ओमेगा प्लस 2h1 cos 2 ओमेगा प्लस 2h2 cos ओमेगा प्लस h3। अच्छा, ये मेरे पास आ गया फेस। और ये जो बाकी सारा कुछ इसके साथ लिखा हुआ है, ये बेसिकली फ़िल्टर का मैग्नीट्यूड देगा। हाँ जी, यहाँ तक क्लियर है? इनके बाद अब हम इसके बाद कंक्लूड करना है, तो अगर ये चीज़ समझ आ गई है तो फिर आगे थोड़ी आसानी हो जाएगी। अच्छा, ये हम लोगों ने जो इक्वेशन लिखी है ना, वी वुड ऑलवेज गेट दिस सॉर्ट ऑफ इक्वेशन। ठीक है, एक हम बस कांस्टेंट। अच्छा, अब ये देख के पता चल रहा है कि अगर मैं इस चीज़ को प्लॉट करूँगी, बेसिकली जो मतलब मेरा इस वक्त फेज रिस्पॉन्स है, यानी कि ई की पावर में जो कुछ भी लिखा हुआ है दैट इज़ बेसिकली द फेज रिस्पॉन्स। ठीक है, ये जो सिग्नल है जब माइनस 3 ओमेगा ई की मतलब ई की पावर में जो बेसिकली लिखा होता है ना, ई टू पावर जे, और यहाँ पे जो भी चीज़ मल्टीप्लाई हो रही होती है दैट इज़ बेसिकली प्लॉटेड अगेंस्ट ओमेगा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि फेज रिस्पॉन्स को अगर मैं देखूँ ना, तो ये है ओमेगा मेरे पास, ये हो गया फेज, और जो सिग्नल यहाँ पे प्लॉट होगा ना दैट इज़ माइनस 3 ओमेगा। तो इसकी जो स्लोप होगी ना दैट वुड बी माइनस 3। ठीक है, समझ आई बात की? मतलब ये वाला जो सिग्नल है ना दैट इज बेसिकली फेज रिस्पॉन्स या फेज पार्ट ऑफ द ट्रांसफर फंक्शन द फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स। और इसको अगर मैं प्लॉट करूँ तो बेसिकली ये मैंने माइनस 3 ओमेगा जो है ना वो प्लॉट किया हुआ है। मतलब इस चीज़ को अगर हम देखें तो जे के साथ जो कुछ भी लिखा होता है ना दैट इज़ बेसिकली प्लॉटेड अगेंस्ट ओमेगा। अच्छा, एक तो ये बात, दूसरी चीज़ ये है कि हमारे पास अब हम जब भी एक मतलब एम हमारे पास हमेशा ऑड होगा, तो इस तरह की हमारे पास एक इक्वेशन आएगी। तो हम लोगों ने फ़िलहाल तो 7 को अज्यूम करके ये इक्वेशन लिखी है, लेकिन अगर मैं थोड़ा सा इसको जनरलाइज़ करूँ तो इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं मतलब मैग्नीट्यूड के टर्म्स में हम पहले देखते हैं। एक तो मेरे पास एक कंपोनेंट जो है वो इस तरह से आएगा, और फिर कुछ कंपोनेंट्स बाकी सम अप होके आ रहे हैं, और वो सब ऐसे कंपोनेंट्स हैं कि जिनके साथ एक तो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है और कॉस की टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, और एक टर्म जो है मेरे पास अकेली आ रही है।
ये जो 3 है इसको 7 की टर्म्स में हम कैसे लिख सकते हैं? मतलब 3 को अगर हमें 7 से रिलेट करना हो तो कैसे लिखेंगे? नो मैम, मुझे नहीं समझ आ रही अच्छा, कि 7 आप माइनस क्या 1 पूछना चाह रही हैं। बाई 2 ऐसा लिख सकते हैं? ओके, मैम आप ये वो पूछ के अच्छा मेरा क्वेश्चन प्रॉब्ली 3 अनक्लियर था। सब हाँ, मेरा क्वेश्चन प्रॉब्ली अनक्लियर था। मैं पूछना ही चाह रही थी कि मुझे इसको अगर m की टर्म्स में डिफाइन करना है, m जो कि हम लोगों ने इसकी लेंथ ली थी, तो मैं इस h ऑफ 3 को या 3 को इटसेल्फ किस तरह से m की टर्म्स में डिफाइन कर सकती हूँ? तो ये मेरा सवाल था। तो 3 को हम लिख सकते हैं 7 माइनस 1 बाई 2, ठीक है? वो कंपोनेंट जिसके साथ 2 या फिर cos की कोई टर्म नहीं मिल रही हमें, ठीक है? समझ आई थोड़ी सी बात की? यस मैम। अच्छा, अब एक्चुअली मैं कर यहाँ पे रही हूँ कि जनरल इक्वेशन लिखने लगी हूँ। तो ऐसा कंपोनेंट जिसके साथ 2 और कोसाइन की टर्म नहीं मल्टीप्लाई हो रही होती उसको हम लिख सकते हैं इस तरह से, ठीक है? और बाकी कंपोनेंट्स अगर हम देखें तो उसके लिए 2 एक तो कॉमन ले सकते हैं, हमारे पास n वेरी करेगा m माइनस 1 बाई 2 माइनस 1, ठीक है? समेशन के ऊपर जो मैंने लिखा है ना, इन्हीं के समेशन की अपर लिमिट, उसको आप थोड़ा सा अंडरस्टैंड करो कि वो कैसे मैम एक मिनट अभी भी ना ठीक है, ठीक है। फोन यस मैम आप मुझे शो हो रहा है -1/2। जी। और इसी तरह से जो कॉस का ये वाला फैक्टर है ना, मतलब हम लोगों ने यहाँ पे कोशिश की है कि हर चीज़ को हम m की टर्म्स में लिख दें। तो एक टाइप 1 फ़िल्टर का जो मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स होगा उसकी मैम जनरल, अच्छा जी, मैं अभी रुकती हूँ। मैम मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। नहीं, मैं बात नहीं कर रही, मैं रुकी हुई हूँ। मैं इंतज़ार कर रही हूँ कि आप ये लिख लो और आपको ये सॉरी चीज़ मैम, इट्स ये ओके, अब अभी मेरे भी सही है। ठीक है। आप ये लिख लो और फिर देख लो कि ये मैम ये कैसे लिखा गया है। आप यहाँ से अपनी बात रिपीट कीजिए जहाँ पे आपने जी, मैंने ये बोला था कि हम लोगों ने यहाँ पर एक टाइप 1 फ़िल्टर की कि मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स की जनरल इक्वेशन लिखी है, ठीक है? इन टर्म्स ऑफ उसका जो इम्पल्स रिस्पॉन्स के कोएफ़िशिएंट्स हैं। और हम लोगों ने कोशिश ये की है कि हम अ, हर चीज़ को मतलब उसकी जो है ना लेंथ m उसके लिहाज से डिफ़ाइन करें। मतलब ये जो इक्वेशन है मैंने ये इस इक्वेशन को देखकर ये इक्वेशन लिखी है। समझ आती है? यस मैम। अच्छा, ओके। तो ये जो है ना मतलब मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स यहाँ पर जो हम लोगों ने लिखा है m इज़ इक्वल टू 7 के लिए, उसको देखकर हम लोगों ने एक जनरलाइज्ड मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स की इक्वेशन लिख ली। आप फेज़ की ट्राई करोगी? क्योंकि अच्छा फेज़ में जो बेसिकली इसकी पावर है ना वो दैट इज़ आवर फेज़, यानी कि e टू पावर इस केस है -3 ओमेगा। तो इसको देख के थोड़ा सा ट्राई करोगी कि फेज़ रिस्पॉन्स की जनरल इक्वेशन कैसी हो सकती है? मैम आपकी आवाज बहुत अ, क्लियर है। मैं ये पूछ रही हूँ कि मैंने जैसे मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स की यहाँ पे जनरल इक्वेशन लिखी, अब मैं फेज़ रिस्पॉन्स की जनरल इक्वेशन लिखना चाह रही हूँ। तो इसको देखकर इस एक्सप्रेशन को देखकर एक मिनट,
लेट अस रीच टू दैट एक्सप्रेशन फर्स्ट। ये जो एक्सप्रेशन है फेज रिस्पॉन्स का मुझे मिला, इसको देखकर कोई सजेस्ट कर सकते हो कि क्या, या गेस कर सकते हो कि क्या जनरल एक्सप्रेशन लिखा जाएगा फेज रिस्पॉन्स के लिए? मैम इसमें भी वो जो बिल्कुल एक अलग वाली टर्म है उसी के अकॉर्डिंग m-1 बिल्कुल ठीक है, हाँ। के फॉर्म में माइनस कुछ भी m-1/2 ओमेगा, ठीक है। ये फेज रिस्पॉन्स की इक्वेशन होगी, लेकिन इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट ये है कि ये इक्वेशन उस वक्त वैलिड होगी जहाँ पर हमारा जो मैग्नीट्यूड है ना, वो ज़ीरो से बड़ा या ज़ीरो के बराबर होगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड, ओके, एम्पलीट्यूड और मैग्नीट्यूड में डिफरेंस पता है ना आपको? मैग्नीट्यूड और एब्सोल्यूट में है। मैग्नीट्यूड और एम्पलीट्यूड में, जो आपके पास मैग्नीट्यूड की बस मैम पता है, ठीक है ना, कोई एक ही चीज है। एम्पलीट्यूड का हम जब एब्सोल्यूट लेते हैं तो दैट इज बेसिकली मैग्नीट्यूड, ठीक है। अब इट्स क्वाइट पॉसिबल कि हम यहाँ पर ये जब मुख्तलिफ वैल्यूज प्लग इन करेंगे, H0, H1, H2, H3 या ओमेगा की कोई वैल्यू, तो ये दिस टर्म कैन कम आउट टू बी नेगेटिव, ठीक है। अच्छा, अब मैग्नीट्यूड चूंकि हमने प्लॉट करना होता है तो हम उसको प्लॉट तो पॉजिटिव कर देते हैं, लेकिन वो नेगेटिव साइन कहीं ना कहीं तो इनकॉर्पोरेट करना होता है ना। कहने का मतलब ये है कि ओमेगा की किसी वैल्यू के ऊपर ये जो सारा, ये जो बड़ी सी टर्म है हमारे पास, दिस कैन कम आउट टू बी अ नेगेटिव वैल्यू, ठीक है। अब मैग्नीट्यूड प्लॉट करते हुए हम उसको दिखाते तो हमेशा पॉजिटिव हैं, लेकिन उस नेगेटिव साइन ने कहीं तो इनकॉर्पोरेट होना होता है, तो वो नेगेटिव साइन बेसिकली यहाँ इनकॉर्पोरेट होता है फेज के साथ। ये बात थोड़ी सी याद है, हम लोगों ने चैप्टर 5 में शायद कोई इस तरह की चीज़ पढ़ी थी। ओके, चलो गुड इनफ कि आपको याद है। उसे फिर हम करते यूँ हैं कि, याद है हाँ ये डिस्कशन। बिल्कुल ठीक है, मतलब अगर हमारे पास लेट सपोज के किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के ऊपर जो एम्पलीट्यूड है वो लेट सपोज -a आया है, तो हम उसको मॉडिफाई करके इस तरह से लिख लेते हैं, मतलब वो जो माइनस साइन है वो इस तरह से इनकॉर्पोरेट होता है, ठीक है। ओके, तो इस अंडरस्टैंडिंग के साथ मैं वापस फेस की क्वेश्चन पे जा रही हूँ कि फेस की क्वेश्चन मेरे पास ये होगी, व्हेन एवर एच ओमेगा वुड बी पॉजिटिव, या उसका मैग्नीट्यूड पॉजिटिव होगा, लेकिन अगर किसी जगह पर ये नेगेटिव होता है तो फेज रिस्पॉन्स जो है वो उस फ्रीक्वेंसी के लिए मॉडिफाई होके इस तरह से लिखा जाएगा। इसको आप लिख भी लो और थोड़ा समझ भी लो कि मैंने यहाँ पे क्या लिखा है। मैम जी ये बस अभी तक यहाँ तक लिखा हुआ है, ये आपने अच्छा अब आ गया पूरा। ठीक है, हाँ, आप इसको लिख लो और फिर इसको समझो, मैं इतनी देर में मतलब आपके रिस्पॉन्स का इंतज़ार करूँगी। मैम ये बात मुझे नहीं समझ आई, हम ट्राई क्यों ऐड करें? इस वजह से ऐसा इट्स क्वाइट पॉसिबल कि हम कोई पर्टिकुलर ओमेगा नॉट प्लग इन करें। ओके, ये जो ओमेगा, ये जो मेरे पास एच ओमेगा का एक्सप्रेशन आया जिसमें फेस प्लॉट है और मैग्नीट्यूड प्लॉट है, इसको मैंने अब ओमेगा की मुख्तलिफ वैल्यूज़ के लिए प्लॉट करना है ना, मतलब माइनस पाई से लेकर पाई तक जो उसकी प्रिंसिपल रेंज है। यस, यस मैम। अच्छा, अब प्लॉट करते हुए ऐसा हो सकता है कि कोई ऐसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी हो ओमेगा नॉट मसलन, कि जब मैं उसमें वो प्लग इन करूँ तो मेरे पास उसका जो आंसर है वो नेगेटिव में आए, एम्पलीट्यूड नेगेटिव हो, ठीक है। उस नेगेटिव एम्पलीट्यूड को फिर हम इस तरह से लिख सकते हैं, यस मैम। मतलब बिकॉज हमने तो हमें मैग्नीट्यूड चाहिए ना, तो ये जो नेगेटिव साइन है ये हम मतलब -1 इस तरह से इनकॉर्पोरेट करते हैं, ठीक है। तो ये जो चीज़ है चूँकि ई रेज़ टू पावर की टर्म्स में लिखी गई है तो ये फेस में जाके फिर ऐड हो जाएगी और लिखी जाएगी। तो वो सारी फ्रीक्वेंसीज
जहाँ पर मैग्नीट्यूड पॉजिटिव रहेगा हमारे पास फेज रिस्पॉन्स की जनरल इक्वेशन ये होगी, और वो सारी फ्रिक्वेंसीज जहाँ पे मैग्नीट्यूड जो है या एम्पलीट्यूड वो नेगेटिव हो सकता है या होगा, उनके लिए हम फेज रिस्पॉन्स को कुछ थोड़ा सा इस तरह से मॉडिफाई कर देंगे। ओके, तो टुवर्ड्स दिस एंड हम लोगों ने किया ये है कि टाइप 1 फिल्टर की इक्वेशन निकाली है, उसके मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स की और फेज रिस्पॉन्स की। टाइप 1 फिल्टर एक ऐसा फिल्टर है, टाइप 1 फिल्टर एक ऐसा फिल्टर है जिसमें लेंथ जो है वो ऑड होती है, ठीक है। तो ऑड लेंथ के साथ हम लोगों ने उसके मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स की और फेज रिस्पॉन्स की इक्वेशन निकाली है। अब सिर्फ मैं थोड़ा सा ये बता दूं एक आध एग्जांपल लेकर कि हमारे पास लेट सपोज कि अगर हम इस तरह का टाइप 1 फिल्टर रिज्यूम करते हैं, इसमें एक ठीक है, लेट सपोज कि मैं ये एच ऑफ एन एज्यूम करती हूँ, तो ओके, इसको देख के कॉरस्पॉन्डिंगली एच ऑफ ओमेगा लिखा जा सकता है। एच ऑफ ओमेगा का अगर मैं अब मैग्नीट्यूड प्लॉट करूँ तो मुझे कुछ इस तरह का फिल्टर मिलेगा, सॉरी इस तरह का रिस्पॉन्स मिलेगा। एक लो पास फिल्टर, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे कंपोनेंट्स बढ़ा दूँ ना, ठीक है, इसको हम ऐसे कर देते हैं कि ये तो मेरे पास इसकी लेंथ कितनी है, 7 है। अगर मैं इसके कंपोनेंट्स ऐड कर दूँ सच दैट कि 3 4 5 6 7 8 9 और फिर 8 7 6 समथिंग लाइक दिस, ठीक है, यहाँ पे मैंने कंपोनेंट्स बढ़ा दिए, तो मेरे पास उसका जो रिजल्ट मतलब इसका फ़र्क क्या पड़ेगा, इस तरह की चीज़ मुझे मिलेगी, ठीक है। अब अगर हम दोनों फ़िल्टर्स को अगर कंपेयर करें तो ये जो मेन लोब है, मतलब इसकी जो बैंडविड्थ है वो रिड्यूस हो गई है। अच्छा, अब इस फिल्टर की ना मुख्तलिफ वेरिएशंस हो सकती हैं। आप इसको कुछ इस तरह से ट्राई करना, क्योंकि देखो ना सिमेट्री सिर्फ ये जो मैंने एक टाइप लिखी है सिमेट्री सिर्फ इसमें तो फॉलो नहीं हो रही। अगर मैं इसको कुछ इस तरह से लिख दूँ, यानी कि दरमियान वाले नंबर को पॉजिटिव रखते हुए, ये जहन में आ रहा है ना कि कैसे प्लॉट होगा ये वाला सिग्नल। मैम एक मिनट अभी, अच्छा जी, ओके, मैं वेट करती हूँ। अगर आपने कुछ लिखा है, बल्कि मुझे आपसे पहले भी पूछना चाहिए था, आप यस मैम अब ये जो ऊपर वाली ट्रांसपेरेंसी ये आपको विजिबल हुई थी? यस मैम ये साथ ही विजिबल नहीं थी, बीच ठीक है, बीच में डिले आ रहा है। ठीक है। अच्छा, ओके, अब देखो ये भी एक सिमेट्रिक रिस्पॉन्स ही है ना, मतलब इसमें 6 मैंने पॉजिटिव बनाया, मैंने बाकी सबको नेगेटिव कर दिया। इसी तरह से यस मैम एक ये भी पॉसिबिलिटी है कि मेरे पास ये अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव होते जाएं, मतलब ये 4 जो है पॉजिटिव है, फिर -3 जो है वो नेगेटिव है, 2 जो है वो पॉजिटिव है, मतलब अल्टरनेटिवली मैंने पॉजिटिव नेगेटिव मैं करती जा रही हूँ। तो इसमें जो है ना टाइप 1 फ़िल्टर में बहुत सारी ऑप्शंस हैं, मतलब मैंने सारे पॉजिटिव एलिमेंट्स लेकर एक फ़िल्टर डिज़ाइन किया, दैट वुड बी लो पास फ़िल्टर। आप इस तरह से कुछ करना, मतलब ये जो है ना फ़िल्टर डिज़ाइन करना, अच्छा फ़िल्टर आपने डिज़ाइन करना कैसे, आपने कुछ एलिमेंट्स को अज़्यूम करना है और उसके बाद मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स की आपके पास इक्वेशन है, उस इक्वेशन को इम्प्लीमेंट करना, ठीक है, और फिर आप ज़रा प्लॉट करके देखना, तो आपको पता ये चलेगा। फिर इसी तरह से ओके, बीच में ये हम कुछ ज़ीरोज़ भी इंसर्ट कर सकते हैं, जैसे 6 है अगर, -5 -5 फिर 0 आ गया, फिर एक पॉजिटिव एलिमेंट आ गया, फिर ज़ीरोज़ आ गए, फिर नेगेटिव एलिमेंट आ गया, ठीक है। तो अगर आप देखो तो यहाँ पास बहुत सारी ऑप्शंस बन सकती हैं टाइप 1 फ़िल्टर में। तो इस लिहाज से हमारे पास जो टाइप 1 फ़िल्टर है ना, वो बहुत सारे फ़िल्टर्स के तौर पे इस्तेमाल होगा। मुझे एग्ज़ैक्टली याद नहीं है, लेकिन मेरा अंदाज़ा है, आई एम नॉट श्योर, कि हो सकता है कि ये वाला जो
इस तरह का जो एक्सप्रेशन है जिसमें ये वाला पॉजिटिव हमारे पास नंबर है और बाकी इर्द गिर्द के नेगेटिव नंबर्स हैं, प्रॉब्ली दिस इज़ अ हाई पास फिल्टर बट आई एम नॉट श्योर। ठीक है, और इसी ओके तरह से मैम। जहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव मिक्स हो जाते हैं या जीरोस इंसर्ट हो जाते हैं तो वहाँ पे हमारे पास फिर बैंड पास और मतलब रिजल्टेंट सिग्नल्स बैंड स्टॉप या बैंड पास बनते हैं। तो जो टाइप 1 फिल्टर है इट कैन बी यूज्ड टू मेक अ वैरायटी ऑफ फिल्टर्स, यानी कि जो हमें, या उसको मैं ये भी कह सकती हूँ कि जो हमें 4 तरह के फिल्टर्स चाहिए होते हैं ना, या चाहिए हो सकते हैं, टाइप 1 फिल्टर को इस्तेमाल करते हुए हमें वो चारों फिल्टर्स मिल सकते हैं। तो दिस इज़ द मोस्ट वाइडली यूज्ड टाइप। इससे आगे मैं नहीं जाऊँगी क्योंकि आपने खुद अभी देखा है कि टाइप 1 फ़िल्टर की इक्वेशन डिराइव करते करते हमें थोड़ा सा टाइम लगा है। तो फिर बाकी की जो 3 टाइप्स हैं वो थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। मैं यहाँ पे स्टॉप करती हूँ और अगर आपने कोई सवाल मुझसे अभी तक कुछ है तो आप मुझसे पूछो। नो मैम, ये मुझे समझ आ गया। चलो ठीक है, गुड इनफ। बस आप यूँ करना कि थोड़ा सा का टाइम मिले क्योंकि आज के बाद हमारा अब अगला लेक्चर जो है ना दैट वुड बी ऑन 17th आई गेस, इंशाल्लाह। तो अगर थोड़ा सा टाइम मिले तो बस कोशिश करना कि अगर आप मुख्तलिफ तरह की वैरायटी लेकर, मतलब आपसे मुराद है कि जो भी लोग ये रिकॉर्डेड लेक्चर देख रहे हैं उनको टाइम मिले तो ज़रूर मुख्तलिफ तरह की जो ये मैंने ऑप्शंस लिखी हैं ना इनको देखते हुए फ़िल्टर का रिस्पॉन्स प्लॉट करना मैटलैब में और फिर देखना कि आपको किस किस तरह के रिस्पॉन्सेज मिलते हैं। ठीक है, फिर मैं अपना लेक्चर जो है ना यहाँ पे स्टॉप करूँगी। ओके, आप मेरे ख्याल है आज सिर्फ आपने ही अटेंड किया है आपका नाम क्या है? यस मैम। रबिया। रबिया, अच्छा चलो ठीक है, थैंक यू रबिया फॉर बीइंग देयर एंड बी वेरी सपोर्टिव इन द सेंस के मैंने जैसे जैसे जो सवाल पूछा आपने मुझे उसके जवाब दिए, तो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग देयर एंड बीइंग सपोर्टिव। चलो मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़। बाकी ये कि आप अच्छी अच्छी ईद गुजारो और इस उम्मीद के साथ कि इंशाल्लाह आप और आपके सब घर वाले खैरियत से रहें इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह आमीन। आमीन। और सारे थैंक आप यू मैम, सारे अल्लाह स्टूडेंट हाफिज। सारे सारे स्टूडेंट्स के लिए यही दुआ है। अल्लाह हाफिज़, खैरियत से रहो।